आज के इस वीडियो में हम एरे और एरे से जुड़े हुए ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एरे की डेफिनेशन जान लेते हैं। एरे एक ही प्रकार के डेटा आइटम्स का ग्रुप होता है। एक ही प्रकार के डेटा आइटम्स के ग्रुप को हम एरे कहते हैं। एरे का यूज़ क्या है? एरे डेटा आइटम्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि डेटा आइटम्स को स्टोर करने के लिए तो हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि डेटा आइटम्स को स्टोर करने के लिए हम एरे का यूज़ करते हैं। तो दोनों का यूज़ होता है, लेकिन दोनों के सिनेरियोज जो हैं वो अलग अलग हैं। तो दोनों के डिफरेंस को समझने के लिए हम यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम समझते हैं। तो वेरिएबल को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम वेरिएबल का डेटा टाइप लिखते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं, फिर सेमीकोलन लगा देते हैं। तो जब हम इस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो कंप्यूटर की मेमोरी में एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो जाती है, और उस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या होगा? जो हमने वेरिएबल का नाम दिया है वो मेमोरी लोकेशन का नाम होगा। अब इस मेमोरी लोकेशन में या इस वेरिएबल में हम किस टाइप के डेटा को स्टोर कर पाएंगे? इसमें हम इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर कर पाएंगे, क्योंकि ये हमने डेटा टाइप वेरिएबल का इंटीजर लिखा था। अब ये मान लेते हैं हमें कि 100 डेटा आइटम्स को हमें स्टोर करना है, तो हम क्या करेंगे? 100 वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। फिर उनके अंदर अगर हमें वैल्यूज़ भी इनपुट करानी है तो उनके अंदर वैल्यूज़ इनपुट कराने के लिए भी जो स्टेटमेंट है वो लिखेंगे। तो इस तरीके से प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम वेरिएबल का यूज़ नहीं करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम एरे का यूज़ करेंगे। अब एक एरे क्या होती है? अभी डेफिनेशन बताइए, उस डेफिनेशन के हिसाब से इस चीज़ को अब हम समझ लेते हैं। सबसे पहले एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है? एरे को हमने डिक्लेयर किया, सबसे पहले तो एरे का हमने डेटा टाइप लिखा है। जैसे यहाँ पर वेरिएबल का डेटा टाइप लिखा था, वैसे ही एरे का डेटा टाइप लिखा है। उसके बाद एरे का हमने नाम लिख दिया, और एरे के नाम के जस्ट बाद हमने क्या किया? एक ब्रैकेट के अंदर, बिग ब्रैकेट के अंदर हमने क्या किया है? एरे का साइज़ लिख दिया है। अब क्योंकि हम 5 डेटा आइटम्स को स्टोर करना चाहते थे, इसलिए हमने एक एरे डिक्लेयर करी है जिसका साइज़ क्या है? 5। तो जब हम इस तरीके से एक एरे को डिक्लेयर करते हैं तो कंप्यूटर की मेमोरी में 5 मेमोरी लोकेशंस रिजर्व हो जाएंगी, और वो पांचों मेमोरी लोकेशंस किस टाइप के डेटा को होल्ड करेंगी? इंटीजर टाइप के डेटा को होल्ड करने के लिए यूज़ होंगी। तो हमने केवल एक ही स्टेटमेंट से 5 मेमोरी लोकेशन को रिजर्व कर लिया। हम चाहते तो इस मेमोरी लोकेशन की जो संख्या है उसको हम बढ़ा सकते थे, बस हम एरे का साइज़ बढ़ा देते तो ज़्यादा मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो पाती। तो हम देखते हैं कि केवल एक स्टेटमेंट से ही हम कई सारी मेमोरी लोकेशन को रिजर्व कर सकते हैं। अब जो ये रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशंस हैं, इनके नाम क्या होंगे? क्योंकि हमने एरे का नाम लिखा हुआ है NUM नम, तो पहली मेमोरी लोकेशन का नाम होगा NUM num0, दूसरी का num1, थर्ड का num2, num3, num4। इस तरीके से जो मेमोरी लोकेशंस के नाम होते हैं एरे में वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर हमने एरे का साइज़ 5 रखा है तो मेमोरी लोकेशंस के जो नाम है वो 4 तक जाएंगे, क्योंकि 0 से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ तक एरे और वेरिएबल में जो डिफरेंस है वो कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक है एरे के टाइप्स। हमें हाई स्कूल के सिलेबस में एरे जो पढ़नी है वो 2 टाइप की पढ़नी है, एक 1D एरे और दूसरी 2D एरे। तो इन दोनों के बारे में समझते हैं, 1D एरे क्या होती हैं और 2D एरे क्या होती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर 1D एरे लिखा हुआ है। 1D एरे को हम क्या कह सकते हैं? 1 डायमेंशनल एरे। और 2D एरे को क्या कह सकते हैं? 2 डायमेंशनल एरे। अब 1D एरे और 2D एरे में डिफरेंस क्या होता है? तो जब हम 1D एरे को डिक्लेयर करते हैं तो डेटा टाइप लिखा है, एरे का नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पर एरे का साइज़ लिखा हुआ है। जो ये एरे का साइज़ है, जो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसको हम सबस्क्रिप्ट भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो 1D एरे है उसमें एक सबस्क्रिप्ट का यूज़ हुआ है। यहाँ पर एक 2D एरे हमने बनाई है। 2D एरे में क्या है? 2 सबस्क्रिप्ट को यूज़ किया गया है। डिक्लेरेशन तो सेम उसी तरीके से है, बस हमने क्या किया है? यहाँ पर 2 सबस्क्रिप्ट का यूज़ किया है। अब जब 1D एरे को डिक्लेयर किया जाता है, अभी हमने समझा कि कंप्यूटर की मेमोरी में कई सारी मेमोरी लोकेशंस क्रिएट हो जाती हैं। यहाँ पर एरे का साइज़ 4 रखा है, या हमने जो सबस्क्रिप्ट है वो 4 रखा है, तो कंप्यूटर की मेमोरी में 4 मेमोरी लोकेशंस रिजर्व हो जाती हैं। तो 1D एरे में केवल एक रो रिजर्व होती है। और जब हम 2D एरे को डिक्लेयर करते हैं, एक यहाँ पर 2x2 की एक एरे डिक्लेयर की गई है। 2D एरे में क्या होता है? एक टेबल बन जाती है। जो पहला सबस्क्रिप्ट है वो रो को डिनोट करता है, वो रो को दर्शाता है, और जो दूसरा सबस्क्रिप्ट है वो कॉलम को दर्शाता है। तो यहाँ पर हमने रो की संख्या कितनी लिखी हुई है? 2 लिखी हुई है, तो 2 यहाँ पर रो बन गई हैं, और कॉलम की संख्या भी हमने यहाँ पर 2 लिखी हुई है, तो 2 यहाँ पर कॉलम बन गए हैं। ये कॉलम है और ये रो है।
अब जो ये मेमोरी लोकेशंस हैं, जो 4 मेमोरी लोकेशंस बनी हैं, इनका नाम क्या होगा? इनका नाम ऐसे होगा, क्योंकि एरे का नाम हमने दिया है NUM नम। तो सबसे पहले आता है रो का नंबर, तो रो का नंबर है 0 और फिर आएगा कॉलम का नंबर, तो कॉलम का नंबर है 0। इसी तरीके से यहाँ पर रो का नंबर 0 फिर कॉलम का नंबर 1। अब इस वाली मेमोरी लोकेशन का नाम, पहले रो का नंबर 1 फिर कॉलम का नंबर, फिर इसी तरीके से यहाँ पर रो का नंबर और फिर कॉलम का नंबर। यहाँ पर इस तरीके से हमने 2D एरे को डिक्लेयर कर दिया है। तो रो और कॉलम की संख्या के हिसाब से ही कंप्यूटर के अंदर मेमोरी लोकेशंस रिजर्व हो जाती हैं। इसके बाद अब हम एरे के अंदर प्रारंभिक मान को सेट करना सीखेंगे, यानी एरे के अंदर इनिशियलाइजेशन सीखेंगे। दोनों ही टाइप के अंदर हम इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे हमने एक एरे को डिक्लेयर किया, सबसे पहले डेटा टाइप लिखा, फिर एरे का नाम लिखा। इसके बाद एरे का जो सबस्क्रिप्ट है, जैसे यहाँ पर एरे का सबस्क्रिप्ट 4 है, तो हम 4 सबस्क्रिप्ट ही लेकर चलते हैं। अब इसके अंदर हम इनिशियलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, प्रारंभिक मान कैसे सेट कर सकते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर एक असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे। आपको पता है अगर एक बार हम इक्वल का साइन लगाते हैं प्रोग्रामिंग में तो इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर लगाने के बाद हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हम इसके एरे के अंदर स्टोर करना चाहते हैं वो लिख देंगे। मान लेते हैं हम 2, 6, 5, 8 ये एलिमेंट्स हम स्टोर करना चाहते हैं इस एरे के अंदर। तो होगा क्या, जब हम इस तरीके से स्टेटमेंट लिखते हैं तो इस एरे के अंदर जो ये num4 नाम की एरे है, इसके अंदर 2, 6, 5, 8 जो ये नंबर्स हैं वो स्टोर हो जाएंगे। num0 के अंदर होगा 2, num1 के अंदर हो जाएगा 6, फिर इसी तरीके से 5 और यहाँ पर 8। तो इस तरीके से हम एरे के अंदर 1D एरे के अंदर प्रारंभिक मानों को सेट कर सकते हैं। अब 2D एरे के अंदर प्रारंभिक मान को कैसे सेट करना है वो भी देख लेते हैं। इसके लिए भी यही सेम प्रोसेस है। हम सबसे पहले तो एरे डिक्लेयर करते हैं और साथ ही साथ जो इनिशियलाइजेशन है वो भी कर देंगे। तो यहाँ पर 2 डायमेंशनल एरे की बात हो रही, तो एक 2 बाय 2 की एरे यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। असाइनमेंट ऑपरेटर लगाते हैं, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक और कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर हम जो इनिशियल वैल्यूज हैं वो लिख देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। इसके बाद दोबारा एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर दूसरी वैल्यूज को लिख देंगे और इस कर्ली ब्रैकेट को, जो मेन कर्ली ब्रैकेट है, उसको बंद कर देंगे। तो कैसे हमने किया है, यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट लगाया है, एक मेन कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2 कर्ली ब्रैकेट और हैं। क्योंकि 2 बाय 2 की एरे है तो पहली वाली जो ब्रैकेट है वो फर्स्ट रो के लिए है और ये दूसरा वाला कर्ली ब्रैकेट है ये सेकंड रो के लिए। तो जो ये पहला वाला ब्रैकेट है इसमें 2, 4 लिखा हुआ है, तो पहली वाली रो में 2 और 4 इनिशियल वैल्यू सेट हो जाएगी और जो दूसरी वाली रो है इसमें 1 और 6 इनिशियल वैल्यू सेट हो जाएगी। तो हमने देखा कि 1D और 2D के अंदर इनिशियल वैल्यूज या प्रारंभिक मानों को कैसे सेट किया जाता है। अब हम 1D और 2D एरे के अंदर यूजर से इनपुट कराना सीखेंगे। यूजर से हम कैसे डेटा को इनपुट करा सकते हैं 1D और 2D एरे में। यूजर से इनपुट कराने के लिए हम स्कैनफ फंक्शन का ही यूज़ करेंगे, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से यहाँ पर स्कैनफ फंक्शन को यूज़ किया जाएगा। तो हम बोर्ड पर इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो एक एरे डिक्लेयर की गई है जिसका सबस्क्रिप्ट 4 है। अगर 4 सबस्क्रिप्ट वाली एक एरे है तो मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी में इस तरीके से मेमोरी लोकेशंस रिजर्व हो जाती हैं। यहाँ पर चित्र की सहायता से दर्शाया है। अब एक एरे के अंदर डेटा को इनपुट कराने के लिए हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। चाहे 1D एरे हो चाहे 2D एरे हो, दोनों में हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर फॉर लूप का प्रयोग किया गया है। फॉर लूप के बारे में आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा। फॉर लूप कैसे लिखा जाता है यहाँ पर अब हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जो हमने i वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसकी इनिशियल वैल्यू हमने 0 सेट कर दी है और यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है कि जब तक i की वैल्यू 4 से कम है तब तक हमें क्या करना है, i++ करना है। i++ करने का मतलब है i में 1 की वृद्धि करते जाना है। अब एग्जीक्यूशन जब यहाँ पर आता है तो क्या होता है, स्कैनफ फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर। स्कैनफ फंक्शन यूजर से इनपुट लेगा और क्या इनपुट लेगा, ये डिजिट इनपुट के रूप में लेगा, डिजिट नंबर्स को इनपुट के रूप में लेगा। और ये कहाँ स्टोर करेगा, ये num i के अंदर स्टोर करेगा। जो फर्स्ट स्टेप है इसमें i की वैल्यू 0 है, तो num i का मतलब नंबर num0 माना जाएगा फर्स्ट स्टेप में। तो जो यूजर इनपुट करेगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, पहले स्टेप में i की वैल्यू 0 है, तो जो
इनपुट जाएगा वो कहाँ जाएगा, num I यानी num 0 में जाएगा। तो यूज़र जो भी इनपुट करेगा वो कहाँ पहुँच जाएगा, num 0 में पहुँच जाएगा। तो मान लेते हैं कि यूज़र ने 2 इनपुट किया तो num 0 के अंदर क्या पहुँच गया, 2 पहुँच गया। अब इसके बाद क्योंकि ये कंडीशन अभी पूरी नहीं हुई है, ठीक है, तो जब तक ये कंडीशन पूरी नहीं होगी तब तक क्या होगा, ये लूप चलता जाएगा। फिर दोबारा क्या होगा, I में 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो I में 1 की वृद्धि हो गई तो इस बार I हो गया 1। तो num I यानी num 1 के अंदर इनपुट अब स्टोर होगा। तो यूज़र जो भी इनपुट डालेगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, num 1 में। num 1 में मान लेते हैं कि यूज़र ने 4 इनपुट करा दिया। तो क्या ये कंडीशन अभी पूरी हो गई है, नहीं हुई है। तो I में 1 की वृद्धि फिर होगी और इस बार I कितना हो गया, इस बार I हो गया 2। तो अब जो इनपुट जाएगा, क्योंकि I 2 हो गया है तो num 2 के अंदर इनपुट जाएगा। तो यूज़र जो भी इनपुट करेगा वो num 2 में चला जाएगा। मान लेते हैं यूज़र ने 5 इनपुट कर दिया तो 5 चला जाएगा। इसके बाद क्या ये कंडीशन पूरी हुई, क्या I की वैल्यू 4 से ज़्यादा हो गई या 4 के बराबर हुई, अभी नहीं हुई है। अभी I की वैल्यू जो है वो 3 हो जाती है इस बार। तो I की वैल्यू अब 3 हो गई तो फिर क्या होगा, क्योंकि अभी भी ये कंडीशन वही चल रही है कि I की जो वैल्यू है अभी 4 से कम है। तो क्या होगा, फिर दोबारा यूज़र इनपुट करेगा और इनपुट जो है वो कहाँ पहुँचेगा, num 3 में जाएगा, क्योंकि I की वैल्यू 3 है। तो यूज़र ने जो भी इनपुट किया वो num 3 के अंदर चला गया। हमने मान लिया कि यूज़र ने 2 इनपुट किया है तो यहाँ पर 2 चला जाता है। तो अब इस बार I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I की वैल्यू हो गई 4। क्या ये कंडीशन पूरी हो रही है, I की जो वैल्यू है वो 4 से कम है। इस बार I की वैल्यू 4 से कम नहीं है, इस बार I की वैल्यू जो है वो 4 के बराबर हो गई है। तो यहाँ पर इस फॉर लूप का एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा, ये फॉर लूप बंद हो जाता है। अब यहाँ पर क्या किया है, जो एरे है उस एरे के अंदर जो भी हमने मान इनपुट कराए हैं उनको प्रिंट करने के लिए हमने दोबारा यहाँ पर फॉर लूप का प्रयोग किया है। जो इनिशियल वैल्यू है, जो कंडीशन है वो सेम रखी है इसी के जैसे, और इसी की तरह ये भी फॉर लूप काम करेगा। बस ये क्या करेगा, ये यूज़र से इनपुट ले रहा था scanf, ये क्या करेगा उसी तरीके से सारे जो भी एलिमेंट्स स्टोर हैं उन सभी को ये प्रिंट कर देगा। तो सबसे पहले स्क्रीन पर क्या प्रिंट कर देगा, ये 2 प्रिंट करेगा। फिर इसके बाद num I लिखा हुआ है यहाँ पर, तो I की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है, तो num 0 के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो प्रिंट हो जाएगी। फिर इसके बाद I में 1 की वृद्धि होगी तो num 1 के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है वो प्रिंट हो जाएगी। फिर वृद्धि होगी, num 2 के अंदर जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। फिर 1 की फिर वृद्धि होगी और num 3 के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम फॉर लूप की सहायता से एक 1D एरे के अंदर डेटा को इनपुट करा सकते हैं यूज़र के द्वारा, और डेटा को प्रिंट करने के लिए भी हम फॉर लूप का प्रयोग करते हैं। अगर हम एरे की बात कर रहे हैं तो एरे में जो भी डेटा है, जो भी एलिमेंट्स हैं, उनको अगर हम स्क्रीन पर प्रिंट करना चाहते हैं तो भी हम फॉर लूप का प्रयोग करते हैं। अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं और एरे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होते चले जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने से यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता चलता है कि वीडियो हेल्पफुल है और ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके। तो पहले वीडियो को लाइक कर दें। इसके बाद अब हम 2D एरे के अंदर डेटा को इनपुट कराना सीखेंगे। यूज़र से कैसे 2D एरे के अंदर डेटा को इनपुट कराया जाता है उसके बारे में अब हम सीखेंगे, और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि 2D एरे का जो डेटा है, 2D एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, इस चीज़ को भी अब हम सीखेंगे। एक 2D एरे में रो होती है और कॉलम होता है। यहाँ पर एक 2x2 की 2D एरे दर्शाई गई है। इसमें रो होती हैं, रो का मतलब ये वाला, और कॉलम होते हैं, कॉलम मतलब ये। तो रो और कॉलम होती हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले एक 2D एरे को, 2x2 की एरे को डिक्लेयर किया गया है और यहाँ पर 2 वेरिएबल I और J डिक्लेयर किए गए हैं। हमने 1D एरे में पढ़ा है कि 1D एरे में यूज़र से डेटा इनपुट कराने के लिए हम फॉर लूप का प्रयोग करते हैं। तो फॉर लूप का जब हम उसमें प्रयोग करते हैं तो केवल एक ही वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था I, क्योंकि 2D एरे में रो और कॉलम होती हैं। तो 2 चीज़ें हैं, रो और कॉलम। तो इसके लिए हम 2 यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं I और J, क्योंकि इसमें हम 2 फॉर लूप का यूज़ करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक फॉर लूप बाहर है और एक फॉर लूप अंदर है। अब इस प्रोग्राम को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक फॉर लूप लिखा हुआ है और I की इनिशियल वैल्यू 0 सेट की है और एक कंडीशन है, I जब तक 2 से कम है, I की वैल्यू जब तक 2 से कम है तब तक क्या करना है, I में 1 की वृद्धि करनी है। तो ये तो हो गया हमारा रो के लिए एक फॉर लूप। अब कॉलम के लिए एक दूसरा फॉर लूप लगाया है इसी के अंदर,
इस फॉर लूप के अंदर हमने क्या किया है, दोबारा फॉर लूप लगाया है और दूसरा जो वेरिएबल जे डिक्लेयर किया था उसमें जे की वैल्यू फॉर लूप के अंदर जे की इनिशियल वैल्यू 0 सेट करी और कंडीशन वही है जब तक जे की वैल्यू 2 से कम है, क्योंकि यहाँ पर रो और कॉलम दोनों 2 और 2 हैं, तो यहाँ पर जे में भी वही कंडीशन लगाई, जब तक जे की वैल्यू 2 से कम है तब तक जे में एक की वृद्धि करनी है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, इसका मतलब है एक की वृद्धि करनी है। इसके बाद यहाँ पर स्कैनएफ का यूज़ किया गया है। स्कैनएफ एक फंक्शन है जो कि यूज़र से इनपुट लेता है, तो स्कैनएफ यूज़ किया गया है। यहाँ पर %d लिखा हुआ है और यहाँ num ij लिखा हुआ है। अब इनपुट कैसे जाएंगे इस एरे के अंदर, इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले आई की पहले स्टेप में क्या होगा, आई की जो इनिशियल वैल्यू है वो 0 है, तो यहाँ पर ये कंडीशन देखते हैं, आई की वैल्यू 2 से कम है, क्योंकि आई की वैल्यू तो अभी 0 है तो 2 से ये कम है, तो क्या होगा, तो फॉर लूप के अंदर वाला जो पार्ट है ये एग्जीक्यूट होगा। तो इस बार क्या देखा जाएगा, इसके अंदर दोबारा फॉर लूप है, तो जो फॉर लूप है यहाँ पर जे की इनिशियल वैल्यू सेट कर दी गई है, तो जे की जो वैल्यू है वो 0 है, तो जे की इनिशियल वैल्यू 0 है, तो इनपुट कहाँ जाएगा, num ij में जाएगा। तो num ij इस बार कितना है, पहले वाले स्टेप में num 0 0, क्योंकि i और j की दोनों वैल्यू कितनी है, 0 0 है, तो जो पहला इनपुट जाएगा वो कहाँ जाएगा, इस वाले मेमोरी लोकेशन में जाएगा, num 0 0 में। मान लेते हैं यूज़र ने 4 इनपुट कर दिया, तो इस वाली मेमोरी लोकेशन में 4 चला जाएगा। अब इस वाले फॉर लूप में क्या है, जे की जो वैल्यू थी वो 0 थी और कंडीशन चेक की गई कि क्या जे की जो वैल्यू है वो 2 से कम है, तो पहले स्टेप में जे की जो वैल्यू थी वो 2 से कम थी, तो जे में अब क्या होगा, 1 की वृद्धि हो जाएगी। अभी भी आई क्या है, 0 ही है, क्योंकि अब अभी भी एग्जीक्यूशन इससे बाहर नहीं पहुंचा है। जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक इस फॉर लूप का एग्जीक्यूशन बाहर नहीं जाएगा। तो अभी यहाँ पर इस फॉर लूप का एग्जीक्यूशन बाहर नहीं गया है, तो क्या होगा, अभी यही वाला फॉर लूप दोबारा से एग्जीक्यूट होगा। आई की जो वैल्यू है वो अभी भी 0 होगी और जे में क्या होगा, 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो जे हो गया 1। तो अब जो इनपुट जाएगा वो जाएगा num 0 1 में। तो मान लेते हैं कि num 0 1 में यूज़र इनपुट डालता है और इनपुट डालता है वो 5, तो 5 यहाँ पर चला गया। अब क्या होगा, क्योंकि अभी भी जो जे की वैल्यू है वो 2 से कम है, 1 थी, तो जे में फिर 1 की वृद्धि होगी। फिर क्या चेक होगा, इस वाले स्टेप में जे में 1 की वृद्धि हो जाएगी और फिर चेक होगा कि क्या जे की जो वैल्यू है वो 2 से कम है। इस बार जे की जो वैल्यू है वो 2 हो गई है, आई तो अभी भी 0 है और जे की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई है, 2 हो गई है। तो क्या जे की वैल्यू 2 से कम है, जे की वैल्यू 2 से कम नहीं है, तो हमारा ये वाला जो फॉर लूप है, ये वाला जो फॉर लूप है, इसका एग्जीक्यूशन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब दोबारा एग्जीक्यूशन कहाँ पहुँचता है, क्योंकि अभी भी ये वाला जो फॉर लूप है ये चल रहा है, ये ख़त्म नहीं हुआ, आई की वैल्यू अभी भी 0 चल रही है। तो ये वाला जो इस वाले फॉर लूप का एग्जीक्यूशन ख़त्म होता है और वापस एग्जीक्यूशन कहाँ पहुँचता है, पहले वाले फॉर लूप में पहुँचता है। तो अब जब दोबारा एग्जीक्यूशन इसके पास पहुँचता है पहले वाले फॉर लूप में, तो क्या होगा, आई में 1 की वृद्धि हो जाएगी। अभी आई की वैल्यू जो थी वो 0 थी, अब आई में 1 की वृद्धि हो गई, आई हो गया 1, तो आई 1 हो गया। कंडीशन चेक होगी, क्या आई की वैल्यू 2 से कम है, तो अभी भी आई की वैल्यू 2 से कम है, कितनी है, 1 है। तो दोबारा एग्जीक्यूशन पहुंचता है इस फॉर लूप के अंदर। इस फॉर लूप के अंदर दोबारा से एक फॉर लूप लगा हुआ है, तो यहाँ पर जे की जो वैल्यू है वो सेट हो जाएगी 0। जे की क्योंकि प्रारंभिक मान हमने 0 सेट कर रखा है, तो जे की जो इनिशियल वैल्यू है वो दोबारा से सेट हो जाएगी 0। और इनपुट कहाँ जाएगा, आई और जे की वैल्यू कितनी है, अब num आई की वैल्यू है 1 और जे की वैल्यू है 0, तो इस बार जो इनपुट जाएगा वो कहाँ जाएगा, num 1 0 के अंदर इनपुट जाएगा। तो यूज़र इनपुट देता है, मान लेते हैं हम 6 यूज़र ने इनपुट दिया, तो इसके अंदर चला गया। अब क्या होगा, क्या इस वाले फॉर लूप का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, नहीं हुआ, क्योंकि जे की वैल्यू अभी 0 है। अब क्या होगा, जे की वैल्यू में 1 की वृद्धि होनी है, तो आई की वैल्यू अभी भी वही है, क्योंकि जो इस वाले फॉर लूप का एग्जीक्यूशन है वो अभी भी चल रहा है। जब तक ये पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक ये एग्जीक्यूशन चलता रहेगा। तो अभी भी ये वाला एग्जीक्यूशन चल रहा है और आई की जो वैल्यू है वो अभी 1 है, तो आई की वैल्यू 1 है। और इस बार अब क्या होगा, जे में 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो जे हो गया 1। तो जो इनपुट जाएगा वो जाएगा num 1 1 में, क्योंकि आई और जे की जो दोनों वैल्यू हैं वो दोनों 1 हैं। तो मान लेते हैं यूज़र ने इनपुट दिया 7 और इनपुट चला गया इसमें 1 1 में। अब क्या होगा, फिर जे में 1 की वृद्धि हो जाएगी, आई अभी भी 1 है और जे में फिर 1 की वृद्धि हो जाएगी, जे हो गया 2। तो फिर कंडीशन चेक होगी, क्या
कंडीशन चेक होगी कि क्या j का मान 2 से कम है, तो ये फॉल्स हो जाती है कंडीशन, क्योंकि j का मान 2 से कम नहीं है। अब j का मान 2 के बराबर हो गया, तो ये वाला फॉर लूप हमारा ख़त्म हो जाता है और फिर दोबारा से एग्जीक्यूशन पहुंचता है इस पहले वाले फॉर लूप के अंदर। अब क्या होगा, अब अभी तो i की वैल्यू 1 हो गई थी, अब क्या होगा, i की वैल्यू हो जाएगी 2। i की वैल्यू, i में 1 की वृद्धि होनी है, तो i की वैल्यू हो गई 2। फिर कंडीशन चेक होगी कि क्या i का मान 2 से कम है, तो इस बार i का मान 2 से कम नहीं है, i का मान 2 के बराबर हो गया है। तो इस वाले फॉर लूप का एग्जीक्यूशन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो ये इस वाले फॉर लूप का एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गया, इसका मतलब ये पूरा काम हमारा हो चुका। तो यूज़र ने इस 2D एरे के अंदर इनपुट दे दिए हैं, इनपुट चले गए हैं। अब जो यूज़र ने इनपुट दिए हैं उनको प्रिंट करने के लिए हमने यहाँ पर दोबारा से फॉर लूप लिखा हुआ है, और फॉर लूप जैसा यहाँ पर लिखा था वैसे ही यहाँ पर लिखा है। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर स्कैनफ लिखा था जिससे एरे के अंदर एलिमेंट्स इनपुट कराए जा रहे थे। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ लिखा हुआ है। इस प्रिंट एफ से क्या होगा, जो भी एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएंगे। तो सबसे पहले नम ij है, यानी नम 0 0 वाला प्रिंट होगा। नम 0 0 वाला एलिमेंट कितना है, 4 है, तो वो प्रिंट हो जाएगा। फिर नम 0 1 वाला होगा यानी 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर नम 1 0 वाला प्रिंट होगा यानी 6 प्रिंट हो जाएगा। फिर नम 1 1 वाला प्रिंट होगा यानी 7 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक 1D और 2D एरे के अंदर कैसे यूज़र से हम इनपुट करा सकते हैं, और एरे के अंदर जो भी हमने वैल्यूज़ डाली हैं उनको हम स्क्रीन पर कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो जहाँ तक ये एरे वाला टॉपिक है ये यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपने एरे का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ लिया है और मैं आपको अच्छे से इस टॉपिक को समझा पाया हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको भविष्य में इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियोज़ मिलते रहें।